तो ये एंटी वीमेन प्रोग्राम्स नहीं है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने ये बात कही है। डिबेट इस आरएसएस के मुद्दे से ज़्यादा इस मुद्दे पर हुई कि भारत में जो भी सामान है वो मेड इन चाइना है। सुप्रीम कोर्ट की शरण में कोई व्यक्ति चला गया है किसी पॉलिसी को लेकर, तो वो जब तक वहाँ से डिसाइड नहीं होगा तब तक वो जो उस पर स्टेटस को लग जाता है वो थम जाती है। जो अपोजिशन है उसके बीच में इतना वैमनस्य एनिमिटी जैसी बात हो गई है। अगर दोनों लोग एक साथ में मिल के बैठें और राष्ट्रहित की बात करें, अपोजिशन लीडर होने के साथ उनकी भी एक कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार को जो है बिल्कुल घेरना ही बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, पोलपंच में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बात करने जा रहे हैं। राहुल कल जैसे ही अमेरिका पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर। वहां पर उसके बाद वो खूब तस्वीरें वायरल हुई। उसके बाद उन्होंने जो स्पीच दी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, उस स्पीच में उन्होंने चीन का जिक्र किया, आरएसएस का जिक्र किया, अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और अपनी आने वाली राजनीति पर जिक्र किया। अपने नेता प्रतिपक्ष के रहते हुए किस तरीके से चुनौतियां हैं उस पर जिक्र किया। और उसके बाद जो कुछ राहुल गांधी ने किया उसे लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर राहुल को लगातार घेर रहे हैं। अब इसका क्या असर पड़ने वाला है राजनीति पर, उस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह चौबीस सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी ने आरएसएस पर जो बात कही है उससे कितना असर पड़ने वाला है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अटैक कर रहे हैं राहुल पर, गिरिराज सिंह ने अटैक किया, उसका क्या फर्क पड़ेगा राहुल की राजनीति पर? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा महत्वपूर्ण तो है ही है, प्रोपेगेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो अपने जो स्टूडेंट्स के साथ में टॉक्स करते हैं, या फिर वहाँ की इकोनॉमिक्स के साथ में, या फिर वहाँ की जो इंडियन डायस्पोरा है, लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उसका एक फ़ायदा उन्हें मिलता है कि वो वर्ल्ड वाइड जो उनका जो प्रचार तंत्र है, कांग्रेस का जो एक तरह से देखा जाए जो प्रोपेगेंडा तंत्र है, उसके जरिए वो लोग उनकी बात को वर्ल्ड लेवल पर पहुंचा पाने में सक्षम है। कांग्रेस चूँकि लगातार शासन में रही है, 2014 के बाद से छोड़ दिया जाए तो उनका प्रभाव क्षेत्र और उनका कांग्रेस की जो पैठ है विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में है। तो इसके जरिए वो एक प्रोपेगेंडा के रूप में राहुल गांधी की बातों को करते हैं। उसका उन्हें राजनीतिक फ़ायदा तो मिलता ही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरीके से जो एक उनकी इंटरनेशनल लेवल पे छवि बनती है। अब उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स पे आते हैं, तो उन्होंने जो आरएसएस की बात कही, आरएसएस को उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो है एंटी वुमन, यानी जो बैड इमेज उन लोगों के दिमाग में रहती है, जो विमेन के लिए जो एंटी वीमेन नहीं कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि जो वो नहीं चाहते कि महिलाएं जो है मुखर होकर आगे आएँ और जो समाज में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करके, मतलब एक तरह से देखा जाए परोक्ष में रह के जो है वो अपने योगदान को आगे बढ़ाएं। लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा जरूर, जिसकी वजह से बहुत प्रतिक्रिया हुई, आप देखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी अगर इस तरह की क्रिटिसाइज कर रही तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। बीजेपी का मानना है कि भाई उन लोगों ने अगर लाडली बहना योजना शुरू की, उज्ज्वला योजना शुरू की, अगर उन्होंने अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में मकान दिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत, तो उसमें जो है उन्होंने महिलाओं के नाम पे वो करना, रजिस्ट्री करना शुरू किया। तो ये एंटी वीमेन प्रोग्राम्स नहीं है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने ये बात कही है और उसके साथ एक नई डिबेट शुरू हो गई है, और ये एक तरीका भी आप बिल्कुल सर, लेकिन डिबेट इस आरएसएस के मुद्दे से ज़्यादा इस मुद्दे पर हुई कि भारत में जो भी सामान है वो मेड इन चाइना है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया एक पहल चलाई। भारत में हर जगह मेक इन इंडिया का सामान खरीदिए, सामान बेचिए, इस तरह की पहल देश में चली। लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में हर सामान जो है वो मेड इन चाइना है, प्रोडक्शन चाइना में बेहतर है, हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए हैं, यही हमारे बेरोजगारी का। देखिए, उनका जो स्टेटमेंट है दूसरे क्रम में, उन्होंने कहा कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ते गए जी, तो मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ते गए, उसके बहुत सारे कारण हैं। मैं किसी को उनकी उस अर्थव्यवस्था को नहीं ब्लेम करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो अगर ओपननेस के प्रोग्राम कांग्रेस के एरा में शुरू हुआ, या फिर उनके पिताजी जो राजीव गांधी थे, उनके टाइम में एक्चुअली जो इकॉनमी जो है क्लोज्ड इकॉनमी हमारी हुआ करती थी नेहरू के एरा से। उसके बाद वो जो है उसका क्लोज्ड इकॉनमी के बाद से वो जो ओपननेस के प्रोग्राम शुरू हुए, आप देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताऊँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था राजीव गांधी ने, LTFP, लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी। 15 साल का उनका प्रोग्राम था, जिसके जरिए जो ओपननेस का इकोनॉमी का एरा शुरू हुआ, वो उसकी जो नींव डाली गई LTFP प्रोग्राम्स के जरिए 15 साल का था।
उसको जो है उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई और उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उसके साथ में ये प्रोग्राम्स आगे बढ़े और उसके बाद हमारे यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग पे और बाहर की इकोनॉमी के साथ में, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में हम लोग ग्रेटर तरीके से हम लोगों ने अपने यहाँ जो 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 इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको कम किया, जो ब्यूरोक्रेटिक लाल फीताशाही कहते हैं उन सब चीज़ों को कम करके जो प्रोसेस को ईज ऑफ जो बिजनेस जो कहते हैं ना, कि हम लोगों ने प्रोसेस को फ्रेंडली बनाया ताकि लोग बाहर से इन्वेस्ट कर सके। तो वो प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन जो जो बहुत सारी पैरालिसिस, यानी यूँ कहें कि ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस या पॉलिसी पैरालिसिस, ये सब सारी कांग्रेस के ही टाइम में आए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोग वाकई अगर चाइना के साथ कंपैरिजन होता है तो चाइना हमसे जो है 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है, हमारे हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है और ट्रेड बैलेंस चाइना के फेवर में है। उसके बहुत सारे कारण हैं। हम लोग जो पॉलिटिकल, हमारी जो पॉलिटिकल जो 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 गवर्नेंस है, जो जो हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो ऑपोजिशन की वॉइस है उसको भी लेना है। चाइना का अगर हम कंपेयर करते हैं तो साहब आप देखेंगे कि चाइना में जो है ऑटोक्रेटिक तरीके से, सपोज उन्हें डेवलपमेंट करना है किसी एरिया में और डिरेल वहाँ को बुलडोज करना है कुछ चीज़ों को जो उनको नहीं समझ में आ रही, तो पूरा का पूरा शहर वो लोग खाली करा के, गाँव का गाँव खाली करा के जो वहाँ नई चीज़ें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये भारत में संभव नहीं है। भारत में तो सड़क बनाने के लिए भी सर, अगर मान लो नितिन गडकरी सड़क बना रहे हैं तो राज्य क्लियरेंस देता ही नहीं है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट देता ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हाँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हिंडरेंसेज हो जाते हैं और हम लोग एक चीज़ों को जो है उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। सपोज अगर वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में कोई व्यक्ति चला गया है किसी पॉलिसी को लेकर, तो वो जब तक वहाँ से डिसाइड नहीं होगा तब तक वो जो उस पर स्टेटस को लग जाता है वो थम जाती है। तो उसी तरह से मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ हम लोग वाकई मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़े हैं। लेकिन उन्होंने जो जिस संदर्भ में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 40s 50s 60s तक जो है यूएस में जो है मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, उसके बाद यूरोप की तरफ आया, यूरोप यूएस ने, इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी। इंडिया तक आते आते उन्होंने कहा कि अब वो शिफ्ट हुआ था जापान और साउथ कोरिया की तरफ, उसके बाद जो है अब एरा आया है कि चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो मैं कहूँगा कि 90 के साथ में जो है चाइना के जो अभी इस समय जो हमें जियापिंग जो है, इस समय जो जिनपिंग जो है अभी जो प्रेसिडेंट जी हैं, उनके पहले जो आप देखेंगे कि जो जो एरा हुआ करता था, मैं स्पेशली नाम लूँगा जो डेंग जियापिंग का, जो उसे 90 तक आते आते 80 के दशक में उन्होंने जो है जो जो कैपिटलिस्ट मार्क्सिज्म जो कहते हैं, जो कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म जो उनका जो जो आइडियोलॉजी थी, उसके साथ कैपिटलिज्म का जो मेल बनाया, उसके साथ में उन्होंने अर्थव्यवस्था को ऑटोक्रेटिक तरीके से जो है आयरन हैंड के साथ इम्प्लीमेंट किया। तो मैन्युफैक्चरिंग के सेट में उन्होंने बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए चीज़ें, जो आप देखेंगे कि उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट किया उसमें एक प्लानिंग, स्ट्रिक्ट प्लानिंग थी, उस तरह से हम लोग फॉलो नहीं कर पाए। उसका कारण है, उसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है। 14 के बाद से जाहिर सी बात है 10 साल तक हमारे यहाँ सरकार लगातार चल रही है, तो 14 के बाद जो स्टेबिलिटी है, स्टेबल सरकार होती है तो चीज़ें तेज़ी से होती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड एरा के दरमियान जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए, उसकी वजह से बहुत सारी, चिप इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल लूँ, चिप इंडस्ट्री पे मोनोपोली थी कांग्रेस उसकी, चाइना की, लेकिन इस समय जो सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री जो इंडिया में स्थापित होने की बात शुरू हो गई है और कुछ जगहों पे उसकी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपने मोबाइल फ़ोन के लिए देखा कि अभी इवन ग्रेटर नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री, सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ चाहे महाराष्ट्र का हो, यहाँ पर यूपी में हो या फिर इवन चेन्नई में, तो इस तरह के जो सेंटर्स, डेवलपमेंट सेंटर्स यानी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, क्योंकि हमारे पास भी उतना ही चीप लेबर है। जो चीप लेबर होता है, जो अमेरिका से जो उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई दूसरी जगहों पे, तो उसका कारण था कि लेबर महंगा था। हमारे यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल है, वो जो चीप लेबर की वजह से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि स्थिर सरकार। 10 साल में हम लोगों ने बहुत तेज़ी से जो है ग्रो किया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि ये सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो और वो अपोजिशन में है, तो वो क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन उनका भी चूंकि वो बिल्कुल सर, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बेरोजगारी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जो भारत में है उसका कारण यही है, सबसे बड़ा कारण है। और साथ में उन्होंने सर ये भी कहा कि एयरपोर्ट्स दे दिए गए किसी इंडिविजुअल आदमी को, सभी को प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये बात भी उठाई है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने उन उद्योगपतियों पर भी निशाना साधा है जिन पर लगातार वो बात करते आए हैं। देखिए, ऐसा
इस तरह से उनका एक नैरेटिव है, उनका एक तरीका है, जाहिर सी बात है वो हिट करते हैं सरकार को और कुछ लोगों को हिट करते हैं, उसमें नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, कुछ पूंजीपतियों को हिट करते हैं, तो उसके साथ एक नैरेटिव बनता है, उसके साथ प्रोपेगेंडा पैदा होता है जो कि जनता के बीच में जाती है। आम आदमी को उस तरह की बातें समझ में आती हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से देखेंगे कि सिर्फ उन्हीं कारणों की वजह से हम पिछड़े रह गए, ऐसी भी बात बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्यूट बात नहीं हो सकती है। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, हम चाहते हैं अमेरिका की तरह हम ग्रो करें, तो अमेरिका में इसी तरह से ग्रोथ का मॉडल जो है, इसी तरह से मोर और लेस जो है हम लोग देखते हैं कि जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेट जो हैंड्स में है, जो उसके एंटरप्रेन्योर्स हैं, उस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, उस तरीके से जो उस कैपिटल के जरिए जो व्यवस्था कंट्रोल होती है, वहाँ भी लोग आप देखेंगे बेरोजगारी जो है का आंकड़ा आप देखेंगे, हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन है, हमारे यहाँ हम लोग डेवलपिंग नेशन की श्रेणी में आते हैं और 2047 तक हमारा ध्येय है कि हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। लेकिन उसके साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें को रिफॉर्म करना पड़ेगा। मैं एक बात अभी कह रहा था आपसे कि उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी बात ये बिल्कुल सही है कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ मैक्सिमम रोजगार पैदा होगा, लेकिन रोजगार किस तरह के, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए इसके पहले हमारे यहाँ कभी कोई काम नहीं होता था। अभी इसी बजट में जो है उन्होंने कहा है कि इंटर्नशिप और जो ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के साथ में यूथ जो होंगे इंटर्नशिप कर सकेंगे, पेड इंटर्नशिप कर सकेंगे। तो ये आइडिया थोड़ा देर से आया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसका हमें फ़ायदा मिलेगा, आने वाले 5 साल 10 साल में। तो स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे यहाँ स्टेबल सरकार ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो राज्य हैं, राज्यों के लिए भी जो कहते हैं कि जियोग्राफी वाइज वहाँ के अनुसार जो है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगें कि उस एरिया का जो स्पेशलिटी है वहाँ किस तरह की चीज़ें पैदा हो सकती हैं। तो हम लोग को अपने इंडिजिनस जो साधन हैं, जो हमारे यहाँ खुद की चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी एक तरह से सरकार को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के ध्यान, अगर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड एग्री इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम संभावना है, अगर हम अपने को आगे ले जाने की, उसमें रोजगार के अवसर पैदा करने की, जैसे कि इस बार के बजट में भी बात की गई है, तो उन सब संसाधनों को, जो उन सब चीज़ों को ज़्यादा टैप किया जाए। बनस्पत की हम विदेश में जाके बात करते हैं, अपोजिशन लीडर होने के साथ उनकी भी एक कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार को जो है बिल्कुल घेरना ही बड़ी बात नहीं है। सरकार के साथ मेरे जैसे लोगों का ये मानना हो सकता है कि साहब आप सरकार के साथ में जो है उनको टो पे रखते हुए आप कुछ अपने पैरेलल जो प्रोग्राम्स की बात करें मुखर तरीके से, ऐसा नहीं है कि सरकार अगर आप उनको जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव तरीके से चीज़ें बढ़ाते हैं, या बिल जैसे इंडिविजुअल प्राइवेट बिल होता है संसद में पेश होता है, उसमें अगर कुछ चीज़ें होंगी, अगर बहुत पॉजिटिव बात होंगी, तो वो सब सी चीज़ें जो हमारी सरकारों को, यानी हमारे साथ जो अपोजिशन हो उसके बीच में इतना वैमनस्य, एनिमिटी जैसी बात हो गई है, अगर दोनों लोग एक साथ में मिल के बैठें और राष्ट्रहित की बात करें, तो बहुत सारे बीच में जो है पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, रादर देन कि हम लोग इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपने देश की क्रिटिसाइज करें। जाहिर सी बात है हम लोगों के यहाँ बैकवर्डनेस रही है, उससे हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एंटी वीमेन तो नहीं हो सकते। आरएसएस और बीजेपी आप सब कहें कि उनके लिए जो बैड एटीट्यूड है वीमेन के, ये हमारी संस्कृति का पार्ट भी नहीं है। हमारे यहाँ महिलाओं को बेहतर बात कह रही है। अब देखिए लगातार एनडीए को और विपक्ष के नेता जो बीजेपी के नेता लगातार उस पर अपनी बात रख रहे हैं। मैं एक बात और कहूँगा, उनको राहुल गांधी वहाँ पर जाके प्रोपेगेंडा तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दूसरे ढंग से देखा जाए तो उनको छोटी सी बात मैं तो कहूँगा, जैसे कि उन्होंने जो मंगेश यादव का इनकाउंटर है उसको भी उद्धृत किया है वहाँ पे जाके। तो इन सब छोटी छोटी बातों से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि इस समय जिस तरह उनके पास मैंडेट आया है, उनकी जो एक देखा जाए एक टॉवरिंग पर्सनालिटी इमर्ज हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जो अपनी एक बड़े मजे हुए राजनीतिक नेता की इमेज बनाना चाहते हैं, तो उसमें सब छोटी छोटी बातें। और हम लोग जो रिग्रेसिव प्रोग्राम्स है, अगर हम जाति के जो सेंसस की बात करते हैं, ये सब रिग्रेसिव प्रोग्राम्स हैं। डेवलपमेंट के बीच में जो है देखा जाए तो जैसा कि और भी लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स की जो डिफरेंट राय आती है, उसमें आप देखेंगे कि जो चीज़ें पीछे हो चुकी हैं उसकी वजह से समाज में जो वैमनस्यता और बढ़ेगी, क्योंकि आप सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं। आपको जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी होगी, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है। तभी आप सोचेंगे कि अभी जो हमारा गोल है कि साहब
थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी बने, उसके बाद 2047 तक जो है डेवलप्ड नेशन का स्टेटस प्राप्त करें। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है कि इसमें समय है, इसके लिए कंस्ट्रक्टिव सोच की भी ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि राहुल गांधी इन सब विजिट्स के जरिए लोगों से इंटरेक्ट करके जो अपनी इमेज जो है वो विश्व स्तर पर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हमने राहुल के जो अमेरिका दौरा की बातचीत की, राहुल ने कई बातें कही हैं और कई बातों का सीधे सीधे भारत पर असर पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी चौबे सर ने बताया कि उन्होंने मंगेश यादव जो इनकाउंटर है उसका भी जिक्र किया, उसका जो असर है वो आने वाले यूपी के बाई इलेक्शन पर दिख सकता है, क्योंकि यूपी में बाई इलेक्शन होने वाला है और हरियाणा में चुनाव है। तो क्योंकि वो यादव देखिए मैं आपको इस पे कहूँगा कि अगर ये छोटी छोटी बातों के लिए इंटरनेशनल का स्टेज का इस्तेमाल किया जाए तो उससे भारत की जो बैड इमेज जो बनती है ना, उससे बचना चाहिए। क्योंकि आपने जितने प्रभावी आपने इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, इंडिया अलायंस में आपने जातीय समीकरण को इंटैक्ट किया हुआ है। आप जो हरियाणा में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास एक कॉन्क्रीट कम्युनिटी का सपोर्ट है, लेकिन आप उसमें जो एडजस्ट कैसे कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम ओबीसी को वोट टिकट दे रहे हैं, दलित को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात उन दोनों कम्युनिटी का आपके साथ में जो जाटों का वोट बैंक जो है कॉन्क्रीट होगा। आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है, लेकिन वो उसको इंटरनेशनल स्टेज पे बात कह के जो है आप जो पॉलिटिक्स है उसको या उसकी इमेज को जो है कम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, राहुल के इस दौरे पर लगातार भारत में चर्चा जरूर है। राहुल के दौरे पर राहुल ने जो कुछ कहा है, हमारी जो बातचीत है इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही रोजाना देखते रहें India.com। धन्यवाद।